आजकल लोगों के लाइफस्टाइल की वजह से लोगों का वज़न बढ़ता रहता है। वो हर तरह की खुराक को इस्तेमाल करते हैं और ऐसी खुराक जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, जो प्रोसेस्ड डाइट है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और लोग वर्जिश बिल्कुल नहीं करते हैं, आराम परस्त होते जा रहे हैं। ऐसे में उनका वज़न भी बढ़ता जा रहा है और उनको ऐसे सिम्टम आने शुरू हो गए हैं जैसे प्यास का ज़्यादा लगना, ज़्यादा पेशाब आना, रात को बार बार पेशाब के लिए उठना। मगर वो ये समझते हैं कि शायद ये एक नॉर्मल चीज़ है और हम बिल्कुल नॉर्मल हैं। दर हकीकत वो आहिस्ता आहिस्ता डायबिटीज़ की तरफ जा रहे होते हैं। डायबिटीज़ क्या होती है? प्री डायबिटीज़ क्या चीज़ है? क्या डायबिटीज़ से इंसान प्री डायबिटीज़ और फिर डायबिटीज़ रिवर्सल की तरफ जा सकता है? ये तमाम सवालात हम आज की वीडियो में पेश करेंगे। इसके अलावा इंसुलिन पर बात होगी और विटामिन्स के ऊपर बात होगी। तो जुड़े रहिए आज की वीडियो से। आज की वीडियो में आपको बहुत अहम मालूमात मिलने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं, मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आजकल डायबिटीज़ एक वबा की शक्ल अख्तियार कर चुकी है और तकरीबन पाकिस्तान में हर 3 में से एक शख्स डायबिटीज़ का शिकार है और बाकी जो 2 लोग हैं वो अगरचे शायद डायबिटिक नहीं है मगर प्री डायबिटीज़ का शिकार है। प्री डायबिटीज़ क्या होती है? क्या इसको ठीक किया जा सकता है? क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? यही इस वीडियो का आज का मौजू है। नॉर्मल जो शुगर इंसान के जिस्म में होती है वो तकरीबन 100 से 125 के दरमियान होती है और इसको नॉर्मल तरीके से इंसुलिन कवर करती रहती है। कुछ अरसे के बाद अगर शुगर जो है उसका लेवल 125 या 26 से बढ़ जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ये आदमी अब प्री डायबिटीज़ के अंदर चला गया है। इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं? नॉर्मल वैल्यूज़ अगर हम देखें जिस्म के अंदर, जिसको A1C या HbA1c कहते हैं, तो वो नॉर्मल वैल्यूज़ 5.7 से 6.4 होती हैं मगर प्री डायबिटीज़ 6.4 तक रहती है और 6.4 के बाद डायबिटीज़ का इलाका शुरू हो जाता है। और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी हाँ, तमाम लोग जिस वक्त ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करने से शुगर जो है वो जिस्म में बहुत हाई हो जाती है। नॉर्मल शुगर जो है जिस्म के अंदर वो 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, यानी कि तकरीबन 1 चम्मच चीनी पूरे जिस्म में घूमती है। एक इंसान के जिस्म में तकरीबन 1 से 2 गैलन ब्लड होता है, खून होता है, उसके अंदर सिर्फ 1 चम्मच चीनी जो है पूरे जिस्म में घूमती है। मगर आजकल तकरीबन 31 चम्मच चीनी या तकरीबन 31 ग्राम चीनी जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं पूरे दिन के अंदर। और वो ज़रूरी नहीं होता कि वो सिर्फ चीनी की शक्ल में इस्तेमाल होती है, वो मुख्तलिफ़ खुराकें हैं। इसमें पास्ता भी है, जिसमें और भी इसमें मैदा भी है, जिसके अंदर गंदम भी है, जिसके अंदर चावल भी हैं और जिसके अंदर इस तरह की रिफ़ाइंड खुराकें बहुत सी हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनके अंदर स्टार्चेस भी हैं और जिसके अंदर शुगर्स भी हैं। ये तमाम मिला के तकरीबन रफली 31 ग्राम शुगर हर इंसान इस्तेमाल कर रहा है। इंसान का जिस्म जो है वो इंसुलिन पैदा करता है, जो लबलबा है या पेंक्रियाज है वो इंसुलिन पैदा करता है ताकि वो इस शुगर को जिस्म से हटा सके, क्योंकि जो शुगर होती है वो जिस्म के लिए अच्छी नहीं होती, वो खून के लिए अच्छी नहीं होती। चुनाचे इंसुलिन जो है, जो कि एक मेटाबॉलिक हार्मोन है, इंसान के जिस्म में सिर्फ एक मेटाबॉलिक हार्मोन है जिसको इंसुलिन कहते हैं, ये उस तमाम शुगर को उठा के मुख्तलिफ़ जगहों पर डाल देती है। जैसे लिवर के अंदर ले जाती है, उसको ग्लाइकोजन कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ ग्लूकोज का जो मुरक्का होता है, यानी कि उसको जो इकट्ठा करती है और जो उसको मजमुआ बनाती है, कंपाउंड, उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। इसी तरह का ग्लाइकोजन जो है वो इंसान के मसल्स के अंदर भी बन जाता है और बकाया जो शुगर होती है उसको इंसुलिन जो है वो फ़ैट में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन वो उसको ब्लड में नहीं रहने देती, इसलिए कि ब्लड में उसका रहना, शुगर्स का रहना बहुत ख़तरनाक है। शुगर जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती हैं, वो रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ पैदा करती हैं, जिसकी वजह से जो एंडोथेलियम होता है हमारे खून की नालियों में वो डैमेज होता है। वो जब डैमेज होता है वहाँ पे कैल्शियम आ जाता है, वहाँ पे WBCs आ जाते हैं, वहाँ पे साइटोकाइंस आते हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी वजह से प्लाक बनता है और उसकी वजह से बाद में खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है और हार्ट अटैक और फालिज तक हो सकता है। जब कोई नॉर्मल इंसान ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करता है तो साथ साथ इंसुलिन की मिकदार बढ़ती जाती है और मुख्तलिफ़ सेल जो होते हैं वो एक वक्त में आके इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते और इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि थोड़ी सी
शुगर को एब्जॉर्ब करने के लिए सेल में जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होती है और लबलबा बार बार ज़्यादा इंसुलिन बनाता चला जाता है। एक वक्त आता है कि लबलबा जो है इस काबिल नहीं रहता कि वो ज़्यादा इंसुलिन पैदा कर सके। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी विटामिन जो होते हैं जिसम में जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, जो इंसुलिन को रिलीज़ करना चाहते हैं, जैसे विटामिन डी और B1, वो भी जिस्म में से कम हो जाते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा शुगर की वजह से एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। ये सिचुएशन 15-16 साल बल्कि 20 साल तक चलती रहती है। और अगर आप चेक करेंगे तो उस वक्त अगर आपका जो ब्लड शुगर है वो जिसको A1C कहते हैं या HbA1c कहते हैं, वो 5.7 और 6.4 बल्कि 6 से ऊपर रहता है, जिसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। इसमें काफ़ी अर्सा तक इंसान रहता है। इसके साथ साथ इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है और HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल कम हो जाता है क्योंकि वो सही तरीके से बन नहीं पाता और वो अपना काम नहीं कर पाता। जब इसके साथ साथ इंसुलिन अपना काम मुनासिब तरीके से नहीं कर सकती, उसकी मिकदार बहुत बढ़ जाती है। इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। वज़न वो हमारा है जिसको BMI कहते हैं, BMI जो हमारा वो 30 से ऊपर चला जाता है, यानी कि इंसान काफ़ी मोटा हो जाता है। उसका वज़न अपनी एज के लिहाज से, अपनी जेंडर के लिहाज से बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बाद अगली बीमारी जो है वो शुगर है, वो ब्लड प्रेशर है, वो फालिज है और वो हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि अब हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो जिस वक्त शुगर हो जाती है, जिस वक्त इंसान का HbA1c 6.4 से बढ़ जाता है तो उसको शुगर हो जाती है। उस शुगर का इलाज जो है वो उसको इंसुलिन की शक्ल में देते हैं कि इंसुलिन का इस्तेमाल करें। लेकिन इंसुलिन इस्तेमाल करने से पहले वो बहुत कम डॉक्टर्स मैंने देखे हैं कि जो इंसुलिन का टेस्ट करवाएं, इसको फास्टिंग इंसुलिन लेवल कहते हैं। क्योंकि जो शुगर होती है वो इंसुलिन के ख़ात्मे या ख़त्म होने से नहीं होती, आमतौर पे वो इस वजह से होती है कि इंसुलिन तो होती है लेकिन इंसुलिन अपना काम नहीं कर सकती। और इंसुलिन सेल के बाहर तो बहुत होती है, सेल के अंदर नहीं होती। चूँकि सेल के अंदर नहीं होती तो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन या इसको माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के डिसफंक्शन से होता है, उसकी वजह से शुगर अपना काम नहीं कर सकती, शुगर एनर्जी पैदा नहीं कर सकती और जो हमारा एनर्जी ग्रिड स्टेशन है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं वो अपना फंक्शन नहीं कर सकता। हालांकि L-कार्निटीन, B1 और B3 बाज़-औक़ात मौजूद होते हैं और बाज़-औक़ात वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर्स होती हैं। शुगर्स इन विटामिन्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। अब इंसुलिन जब हम लगाते हैं, अगरचे हमारे जिस्म में इंसुलिन बहुत ज़्यादा होती है तो इंसुलिन के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। इंसुलिन बज़ाते खुद बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इंसुलिन क्या क्या मसाइल पैदा कर सकती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो इंसुलिन जो है वो कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी पैदा करती है, यानी कि वो जो सेल होते हैं, जो हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको वो थिक कर देती है, मोटा कर देती है, कि उनके मसल्स को बढ़ा देती है। ये इंसुलिन का फंक्शन है क्योंकि वो इंसुलिन असल में एक ग्रोथ हार्मोन है और उसके अंदर एक IGF-1 एक फैक्टर होता है जो कि ग्रोथ पैदा करता है, उसको ये बढ़ा देती है। उसके अलावा ये कैंसर के जो जीन्स होते हैं उनको भी नुमायाँ कर देती है सेल्स के अंदर, और ख़ास तौर पर ये ब्रेस्ट कैंसर, कॉलन यानी बड़ी आंत का जो कैंसर है वो, और प्रोस्टेट के कैंसर को प्रमोट करती है। और ये इंसुलिन के ज़्यादा अरसे रहने की वजह से इन 3 अज़ा का कैंसर जो है वो हो सकता है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है, इसको हम PCOS कहते हैं। जी हाँ, PCOS यानी कि ख़वातीन के अंदर उनके बाल जो चेहरे के हैं वो बढ़ जाते हैं, वज़न बढ़ जाता है, उनकी हमल की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है क्योंकि उसमें एंड्रोजन यानी मर्दाना हार्मोन जो है उनमें इजाफा हो जाता है। ये भी इंसुलिन का एक फंक्शन है। पर इंसुलिन दिमाग पे बहुत बुरे असरात मरतब करती है और एक बीमारी होती है इसको अल्जाइमर कहते हैं या भूलने की बीमारी। अल्जाइमर को हम टाइप 3 डायबिटीज़ भी कहते हैं। इंसुलिन जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया पैदा करती है, यानी कि वो शुगर लेवल को कम कर देती है। और ये जब शुगर लेवल कम करती है तो हम और शुगर का इस्तेमाल करते हैं। जब और शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो इंसुलिन और रिलीज़ होती है, वो और रिलीज़ होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ जाती है, यहाँ तक कि इंसुलिन अपना फंक्शन ख़त्म कर देती है। नाज़रीन, बढ़ी हुई शुगर जो होती है वो सिर्फ ये नहीं होता कि वो इंसुलिन को बढ़ा देती है और ये सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं, उसके साथ साथ बहुत से विटामिन जो हैं जिस्म से वो गायब होना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा शुगर जो होती है, चूँकि इंसुलिन काम नहीं करती रेजिस्टेंस की वजह से, बहुत से जो विटामिन होते हैं जिसमें विटामिन डी है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, विटामिन सी है, जिंक है और कैडमियम और क्रोमियम है, ये तमाम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन्स हैं। ये जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते और ये ऐसे ही जिस्म से या तो खारिज हो जाते हैं और ये जिस्म से खारिज हो जाते हैं और ये जिस्म के किसी काम नहीं आते। इनको ठीक करने के लिए हमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ती है। वैसे प्री डायबिटीज़ की कुछ निशानियां होती हैं, उससे पता चल जाता है कि आपको प्री डायबिटीज़ और अब डायबिटीज़ होने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको रात को बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, आप खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा
थकावट महसूस करते हैं और आपको एकदम नींद आना शुरू हो जाती है। फिर आपके दिमाग को शुगर चढ़ जाती है और आपको ब्रेन फॉग हो जाती है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती सही तरीके से, आप खाना खाने के फ़ौरन बाद भूलने की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। अलावा आपको मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, दिल करता है कि मीठा खाऊं, क्योंकि ग्लूकोज जिसम में इस्तेमाल नहीं होती, डिस्पाइट इंसुलिन लेवल है वो काफ़ी हाई होता है और जिस्म की जो एनर्जी है वो काफ़ी कम हो जाती है और बार बार खाने को दिल करता है कि मैं कुछ ना कुछ खाता रहूँ। इसके अलावा आँखों की जो नज़र है वो कम हो जाती है, विजन ब्लर हो जाती है, वाज़े नहीं होती और कम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा किडनीज़ को भी बहुत डैमेज होता है, किडनी का जो ख़ास तौर पे EGFR है यानी उसका जो फंक्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके साथ साथ फैटी लिवर हो जाता है, क्योंकि आपकी जो फ़ैट है वो पहले तो पेट में इकट्ठी होती है, उसके बाद जब उसको जगह नहीं मिलती तो वो आपके लिवर में चली जाती है, तो फैटी लिवर हो जाता है और उसके बाद वो पेट पे आ जाती है। तो ये निशानी होती है कि अब आपको प्री डायबिटीज़ होना शुरू हो गई है। अब इसकी निशानी क्या है? फिर सबसे अच्छी निशानी ये है कि आप सीधे खड़े होइए और नीचे अपने पाँव को देखिए। अगर आपको अपने पाँव साफ से नज़र नहीं आ रहे और रास्ते में पेट आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपको प्री डायबिटीज़ हो चुकी है और आप बहुत जल्द डायबिटीज़ या शुगर के मरीज़ बनने वाले हैं। बहुत ज़्यादा शुगर जो होती है अगर ब्लड में होती है तो उसके बहुत से नुकसानात होते हैं, वो एजेस भी बनाते हैं, जिसको एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स कहते हैं, यानी कि वो ऑक्सीडेशन करती है आपके सेल्स के साथ मिलके, ऑक्सीजन की स्पीशीज़ बढ़ जाती हैं और जिसकी वजह से जो एंडोथेलियम है उसका डैमेज होता है। नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं कि जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने का तरीका क्या है और प्री डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स किया जा सकता है, कैसे डायबिटीज़ होने से बचा जा सकता है। ये विटामिन जो है इसमें सबसे पहले जो है वो विटामिन डी आता है। विटामिन डी जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और इंसुलिन की सिक्रीशन को भी बढ़ाता है, क्योंकि ये पेंक्रियाज पे काम करता है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ हमें विटामिन B1 चाहिए। B1 का फंक्शन क्या है कि ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि ग्लूकोज का जो फंक्शन है और जैसे में उसकी जो यूटिलिटी है, यूज़, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बढ़ने की वजह से डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा विटामिन B3 है। B3 जो है वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये तीनों जो विटामिन्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन की वजह से प्रॉपर काम नहीं कर सकते अगर आप प्री डायबिटीज़ में चले जाते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है और फैट पूरी तरह वहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो सकती और नई ग्लूकोज इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा B6 है जो कि पेंक्रियाज के जो सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, उनके फंक्शन को बढ़ा देता है और इसके साथ साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देता है। फिर B7 है। B7 ऐसे एंजाइम जो कि ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं, जो ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं, होने देते हैं, जिसमें ऐसे फंक्शन और ऐसे एंजाइम्स हैं, ये उसके लिए को फैक्टर के तौर पे काम करता है। इसलिए B7 का होना बहुत ज़रूरी है, इसको बायोटीन भी कहते हैं। इसके अलावा B9 और B12 यानी कि फोलिक एसिड और B12, ये दो वो विटामिन नाज़रीन कि जो होमोसिस्टीन एक ऐसा केमिकल है कि जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करता है और शुगर की जो टॉक्सिसिटी है उनको बढ़ा देता है, इसकी मिकदार को ये कम कर देते हैं, इसलिए इंसुलिन की फंक्शन को ये बढ़ाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी है। विटामिन सी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो जिस्म में पैदा होता है उसको कम कर देता है और इसके साथ साथ ये एक बड़ा बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके अलावा विटामिन ई है जो कि बीटा सेल्स होते हैं आपके पेंक्रियाज के अंदर, उनके फंक्शन को बहुत बेहतरीन कर देता है और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ग्लूकोज का उसको कम कर देता है। नाज़रीन, इसके बाद मैं अब आपको आखिर में ये बताऊंगा कि हम किस तरीके से, वो कौन से तरीके हैं जिनको अडॉप्ट करके हम प्री डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं और डायबिटीज़ से बच सकते हैं। उसके लिए 4-5 चीज़ें अगर आप पल्ले से बांध लें तो इंशाल्लाह आप डायबिटिक कभी भी नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कार्ब को, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को, जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कम कर दें या उनको ख़त्म कर दें। चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। प्रोसेस फूड जो बाज़ारी होती है उसको ख़त्म कर दें। मैदे वाली चीज़ें इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। इसके साथ साथ चावल, चीनी और मैदे वाली चीज़ें और इसके अलावा गंदम, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनको आप ख़त्म कर दें। इनकी जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जौ, इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं ज्वार, मेथी दाना, ये तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओट इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी रोटी बना सकते हैं, बेसन को इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अपने खुराक की हैबिट्स आप ऐसी रखें कि आपको दिन में सिर्फ 2 खाने खाने पड़ें। एक सुबह 10 बजे, नाश्ता आप 8 बजे मत कीजिए, 10 या 11 बजे कीजिए और रात का खाना 6 बजे खाइए। तो ईटिंग विंडो आपकी जब छोटी होगी तो आपको भूख नहीं लगेगी। जब भूख नहीं लगेगी तो ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। जब नहीं खा पाएंगे तो आप
आपके वज़न भी कम हो जाएगा और इसके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ें आप करने से आप बहुत बेहतर हो सकते हैं। और ये जो खाने आप खाएंगे इसमें आप अंडे का इस्तेमाल करें, इसमें आप मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी रोटी बना सकते हैं और साथ इसके सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं और हर तरह का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ैट इंटेक है, ख़ास तौर पे जो देसी घी है उसका इंटेक आप बढ़ा सकते हैं, मक्खन का इंटेक बढ़ा सकते हैं। ये दो वो चीज़ें हैं कि जिनके अंदर बेशुमार विटामिन्स होते हैं। इसमें ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं कि जो गट को बेहतर बना सकते हैं और गट के जो जरासीम यानी कि हमारी जो आंत है छोटी, उसके फंक्शन को बेहतर बनाते हैं और वहाँ से ग्लूकोज को स्लो डाउन कर देते हैं। इसलिए कि ये हमारे मैदे को बहुत स्लो करते हैं, जिससे हमारा जिस्म में शुगर जो है वो कम होती हैं। जब शुगर कम होती है तो इंसुलिन रिलीज़ कम होता है। जब इंसुलिन कम होता है तो हमारे जिस्म का वज़न भी कम होता है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो फ़ैट स्टोरेज हार्मोन है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका इस्तेमाल करें। और दूसरी बात है, स्नैकिंग मत करें, मत दरमियान में खाएं। आप 2 खाने खा रहे हैं, दरमियान में कुछ अपने मुंह में मत डालें। जब फ्रिज खोलें तो कुछ खा लिया या बाज़ार से कुछ, ये मत करें। इससे क्या होता है, आप जिस्म में कुछ भी डालते हैं तो उससे इंसुलिन रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ता है, चूँकि इंसुलिन रिलीज़ होने की वजह से। इसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि आप हाई फाइबर डाइट इस्तेमाल करें। जी, हाई फाइबर डाइट जिसमें मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर बेल चिलीज़ हैं, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा खीरा है, खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैंने पहले बताया था जैसे लौकी है, टिंडा है और इस तरह की सब्ज़ियाँ जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे साग वगैरह हैं उनका, क्योंकि ये वो फाइबर हैं कि जिनके अंदर ये हैं तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इनके अंदर शुगर बिल्कुल नहीं होती। इसके साथ साथ आपने एक काम ये करना है कि आपने एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। जब आप खाना खाते हैं सुबह खाना खाने के फ़ौरन बाद आपको 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है। दोपहर का खाना खाने के 15 के बाद विदिन 1 घंटे के अंदर अंदर आपको एक्सरसाइज करनी है, हल्की फुल्की वॉक करनी है। उससे क्या होगा कि आपके मसल जब इस्तेमाल होंगे तो मसल जो आपकी शुगर है आपके ब्लड में उसको खींच के अपने अंदर स्टोर कर लेंगे और फिर बाद में उसको इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से आप जब भी आप फारिग होते हैं तो आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा रात के खाने के बाद फिर 15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। हमारे कुछ मसल्स होते हैं जिनको हम ग्लूकोज मसल्स कहते हैं, जैसे टांग के मसल्स हैं जो बड़े बड़े मसल्स होते हैं, हाथों के मसल्स हैं, हमारी कमर के मसल्स हैं और हमारे हिप के मसल्स हैं। ये वो मसल्स हैं जिनको हम ग्लूकोज मसल्स कहते हैं। इनका मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करके आप हल्की फुल्की 15 मिनट की, 10 मिनट की, ये वो मसल्स हैं जो कि ग्लूकोज को ब्लड में से खींच लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज है नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और उसके बाद जब ये मसल्स में आ जाते हैं तो मसल्स में आने के बाद ये वहाँ इस्तेमाल होते हैं। छोटे छोटे घर के काम होते हैं वो कीजिए, जैसे आप बर्तन धो सकते हैं, जैसे आप सफाइयाँ कर सकते हैं। इस तरीके से और बेशुमार छोटे छोटे काम हैं वो आप गार्डनिंग कर सकते हैं, परिंदों को और जानवरों को संभाल सकते हैं। इस तरह के काम करेंगे तो आपके मसल में जो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज है, वो इस्तेमाल होगा। जब ग्लूकोज इस्तेमाल होगा तो आपके जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तकरीबन 10% उसका वज़न कम करें। जैसे अगर 100 किलोग्राम है तो 90 फ़ौरन 90 पे ले आएँ। 90 पे फ़ौरन आप कैसे लाएंगे, एक दिन में नहीं आएगा, 2-3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। इसको कम कीजिए और प्रोटीन डाइट और फैट डाइट को बढ़ाइए, इससे इंसुलिन रिलीज़ नहीं होती है। ये सारे कुछ उसूल हैं जिसकी वजह से आप प्री डायबिटीज़ से बच सकते हैं। जब प्री डायबिटीज़ से बचेंगे तो आपको शुगर भी नहीं होगी। और इसके अलावा आपने ऑयल्स के इस्तेमाल में बहुत एहतियात करनी है। ख़ास तौर पे कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी होते हैं, वो सोजिश पैदा करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी पैदा करते हैं और वो बेसिकली इंडस्ट्रियल ऑयल्स हैं। एग्जांपल जो है उसमें कैनोला ऑयल है, उसके अलावा सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है और कॉर्न ऑयल। ये तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसमें कॉर्न ऑयल जो होता है वो GMO होता है, यानी कि उसके अंदर कुछ जेनेटिक तब्दीलियाँ भी लेके आते हैं जो इंडस्ट्री वाले होते हैं, तो इसलिए ये बहुत नुकसानदेह है। इसकी जगह पे आप ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, एवोकाडो ऑयल और कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। पकाने के लिए आप मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको पकाने का सरसों का तेल कहते हैं, वो बहुत अच्छा है। ऑलिव ऑयल में जो है वो आप जो एक्स्ट्रा वर्जिन है उसको वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा पकाने के लिए हल्का, लेकिन उसको वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे रोटी के ऊपर डाल के, या उसको एज़ सालन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मस्टर्ड ऑयल है उसको पकाने के लिए और एक्स्ट्रा लाइट जो ऑलिव ऑयल होता है उसको पकाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब एक और उसूल ये है कि जब आप खाना खाते हैं तो उससे पहले सलाद ज़रूर खा लें। सैलड खाएंगे, सैलड जो है वो फाइबर होता है, फाइबर जो है वो उसकी कोटिंग हो जाती है
पूरे के पूरे आपके गट में और उससे शुगर एब्जॉर्ब नहीं होती। उसके अलावा आप छिलका इसबगोल और चिया सीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाने से पहले। उससे खाना भी कम खाया जाएगा और आपकी एनर्जी बहाल भी रहेगी और शुगर भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसके साथ साथ आप सुबह जब आप नाश्ता करते हैं तो उससे पहले आप ACV यानी कि एप्पल साइडर विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं दालचीनी के साथ। उससे आपकी शुगर जो है स्टेबलाइज रहेगी और उसके साथ आपके मैदे का फंक्शन भी ठीक रहेगा और आपका शुगर भी लेवल भी मुनासिब रहेगा और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बहुत बढ़ जाएगी। नाज़रीन, आखिर में आपके तमाम सवालात का बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, आपकी नेक तमन्नाओं का बहुत शुक्रिया जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में मिलते हैं। वही दुआएं सारी आपके लिए हैं जो आप दुआएं मेरे लिए करते हैं। अल्लाह ताला आपके जो तमाम जुमला मसाइल हैं वो हल करे, आपको हर तरह की आजमाइश से महफूज रखे, आपके बहन भाइयों को, आपके वालदैन को और आपके अहबाब को मुसीबत से बचाए, मसाइब से बचाए और आपको हमेशा खुश खुरम रखे, लंबी सेहत और अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी दे। इसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को बहुत शेयर करें। ये बहुत मुफीद वीडियो है। आपको पता है पाकिस्तान की आबादी में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, आप यूँ समझ लें कि हमारी आबादी का तकरीबन तीसरा हिस्सा प्री डायबिटीज़ का शिकार है या तो दूसरा हिस्सा जो है प्री डायबिटीज़ का शिकार है और बहुत ज़्यादा लोग डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं और डायबिटीज़ से उम्र बहुत कम हो जाती है। अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो इससे सब लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और आपके लिए सदका जारिया है। इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई से नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें।